नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 13.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2। पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, हम कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दो सदिशों का गुणनफल। अदिश का सदिश से गुणनफल तो हम प्रश्नावली 13.1 में पढ़ चुके हैं, परंतु दो सदिशों का गुणनफल हम एक्सरसाइज 13.2 में पढ़ेंगे। तो जो दो सदिश होते हैं उनका गुणनफल भी दो प्रकार से होता है। एक तो होता है अदिश गुणनफल और एक होता है सदिश गुणनफल। तो जो इस प्रश्नावली में हमें पढ़ना है वो है दो सदिशों का अदिश या बिंदु गुणनफल। क्या पढ़ेंगे हम? दो सदिशों का अदिश या बिंदु गुणनफल। सदिशों का गुणनफल पढ़ रहे हैं, उसमें पहला है ये अदिश या बिंदु गुणनफल। तो क्या किया हमने? दो वेक्टर्स ले लिए, दो सदिश ले लिए, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर। इनके बीच का कोण हमने मान लिया थीटा। हमें इन दोनों वेक्टर का अदिश गुणनफल दर्शाना है। तो जो इनका अदिश गुणनफल होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर का, तो वो दर्शाया जाता है बीच में बिंदु लगाकर। इसे जब हम बोलते हैं तो किस प्रकार बोलेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर क्या होते हैं? सदिश ए वेक्टर तथा सदिश बी वेक्टर के परिमाण। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या है कि यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो सदिश हैं जिनके परिमाण क्रमशः ए तथा बी हैं। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि मॉड ए वेक्टर बराबर ए भी हम लिख सकते हैं किस स्थिति में? जब वेक्टर लगा हुआ हो इनके ऊपर। यदि इन सदिशों के बीच का कोण थीटा है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। हमें ये सूत्र ध्यान रखना है। अब देखिए आगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? ए। मॉड बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? बी। और कॉस थीटा। यहाँ से यदि हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो ए बी का इधर पक्षांतरण हो जाएगा, ए भी इधर गुणा में है, इधर आके बटे में। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। तो यहाँ पर दो फॉर्मूला हमें ध्यान रखने हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल। इसका सूत्र क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। आगे देखिए कुछ केसेस हैं, उन्हें देख लेते हैं हम। केस फर्स्ट क्या है? यदि दो सदिश समदिश समांतर हैं तो थीटा बराबर क्या होगा? 0 डिग्री। क्या कह रहा है कि दो सदिश हैं, समदिश हैं, यानी उनकी दिशा समान है। और वो हैं कैसे? समांतर। जैसे ये दो सदिश हैं, इनकी दिशा समान और ये समांतर। तो इस स्थिति में इनके बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। ऐसे भी हो सकते हैं। क्या होगा? कोण 0 डिग्री होगा। तो थीटा बराबर हमने 0 डिग्री रख देंगे किस में? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा में। रखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों है? क्योंकि दोनों सदिश समदिश समांतर हैं। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ए बी का 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? ए बी। ठीक है। अब देखते हैं केस नंबर 2। यदि दो सदिश समान सदिश हैं। कैसे सदिश हैं? समान सदिश हैं। समान सदिश कैसे होते हैं? उनकी दिशा समान है और उनका परिमाण भी समान है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एक सदिश ए वेक्टर है तो दूसरा सदिश भी क्या है? ए वेक्टर ही है, क्योंकि दिशा भी समान है और परिमाण भी समान है। ए वेक्टर का जब हम परिमाण निकालेंगे तो ए होगा। दूसरे वेक्टर का परिमाण ए कब होगा? जब ये भी ए वेक्टर ही हो। तो दोनों वेक्टर कैसे हो गए? ए वेक्टर ए वेक्टर।
देखिए यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्यों लिखा हमने, क्योंकि दूसरा सदिश भी क्या है, समान है उसके, तो ए वेक्टर हो जाएगा। बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ए बी की जगह भी ए ही, कॉस थीटा की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, ए का ए से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। केस नंबर 3 देखिए, यदि दो सदिश विपरीत समांतर हैं तो थीटा बराबर 180 डिग्री। देखिए जैसे हम विपरीत समांतर का मतलब क्या है कि उनकी दिशा भिन्न भिन्न है। जैसे एक सदिश मैंने ऐसे बनाया, दूसरा सदिश ऐसे, विपरीत है, ये समांतर है। समांतर मैंने आपको बताया था संरेखीय में, ये चीज़ मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो इनके बीच का कोण कितना होगा, 180 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं कि -1 होती है, और ए बी का -1 से गुणा करेंगे तो -AB। केस नंबर 4 देखिए, यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो थीटा बराबर 90 डिग्री। लंबवत है तो ये तो हम जानते ही हैं, अगर कोई भी दो सदिश लंबवत है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। तो यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा की जगह क्या रख दिया, 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ से आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। यानी दो सदिश परस्पर लंबवत है तो क्या कंडीशन निकल के आती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। आगे देखिए, हमने एक्स वाई जेड अक्ष बनाए, इनकी दिशाओं में एकांक सदिश बनाए, आई कैप जे कैप और के कैप। अगर हम अब आई जे और के लिए निकालना चाहें तो किस प्रकार निकालेंगे। देखिए हमने सबसे पहले मान लिया कि समान सदिश ले रहे हैं हम, यानी एक आई कैप है तो दूसरा भी आई कैप ही है। तो उस स्थिति में क्या होगा, समान सदिश होंगे तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री, अभी समझाया है मैंने आपको ये। तो आई कैप डॉट आई कैप बराबर क्या होगा, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा होता है। मॉड ए वेक्टर की जगह मॉड आई कैप, यहाँ पर भी मॉड आई कैप कॉस 0 डिग्री क्यों होगा एंगल, क्योंकि समान सदिश हम यहाँ पर ले रहे हैं। अगर एक आई कैप है तो दूसरा भी आई कैप ही है। हम जानते हैं कि एकांक सदिश का मापांक कितना होता है, 1, यहाँ पर भी 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आई डॉट आई बराबर आ जाएगा हमारे पास 1। इन कंडीशंस को हम सीधे यूज़ करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमें ध्यान रखना है। और निकला कैसे मैंने आपको भी बता दिया है। आई कैप डॉट आई कैप बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार जब हम जे कैप डॉट जे कैप निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। के कैप डॉट के कैप निकालेंगे तो भी 1 आएगा। तो हमने तीनों कंडीशंस को बराबर करके एक साथ लिख दिया है, यानी चाहे हम आई डॉट आई निकालें, चाहे जे डॉट जे निकालें, चाहे के डॉट के निकालें, कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर हों तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा, जहाँ पर हम मॉड ए वेक्टर को ए लिख सकते हैं, मॉड बी वेक्टर को बी लिख सकते हैं। वहाँ से हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकालना भी पड़ी, अलग अलग कंडीशंस पढ़ी, जहाँ पर हमने ये भी रिज़ल्ट निकाला कि आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर 1 होता है। और लंबवत होने के लिए कंडीशन क्या निकाली हमने कि ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होता है। आगे देखिए, अभी अभी हमने जैसे पहले ड्रॉ किया था ऐसे ही एक्स वाई और जेड पर एकांक सदिश दर्शाए हुए हैं। तो अब तो हमने समान सदिश लिए थे, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू हमने निकाली। अब हमने मान लिया कि सदिश समान ना होकर लंबवत हैं। जैसे आई और जे है, ये लंबवत होंगे एक दूसरे के, जे और के हैं ये भी लंबवत होंगे, के और आई है ये भी लंबवत होंगे। इनके बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो
हम सबसे पहले आई कैप डॉट जे कैप निकाल रहे हैं। सूत्र में रखेंगे मॉड आई कैप मॉड जे कैप कॉस एंगल कितना है इनके बीच का 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो ये पूरा ही कितना आ जाएगा 0। इसी प्रकार जे कैप डॉट के कैप बराबर भी 0 तथा के कैप डॉट आई कैप बराबर भी 0। तो तीनों कंडीशंस को एक साथ करके लिख दिया हमने। क्या निकाला हमने, जब हम आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू लिख रहे हैं तो वो बराबर होगी 1 के। और जब हम आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट आई कैप लिख रहे हैं तो वो किसके बराबर होगी 0 के बराबर होगी। अब जो हमने अदिश गुणनफल पढ़ा उसकी ज्यामितीय व्याख्या पढ़ेंगे हम। ज्यामितीय व्याख्या में जो मेन हमें पढ़ना है वो प्रक्षेप निकालना पढ़ना है। प्रक्षेप देखिए होता क्या है, जैसे दो सदिश लिए हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर। हमसे कहा जाए कि बी वेक्टर का प्रक्षेप बताइए, तो जो यहाँ से जो कोई रेखा आ रही थी वो किस पर आकर पड़ रही है ए वेक्टर पर। जैसे हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर भी क्या होती है, पर्दे पर रोशनी डाली जाती है जिससे वो हमें दिखाई देती है। तो वही वाला सिस्टम है, यहाँ से किरणें आ रही हैं, प्रक्षेप किस पर पड़ रहा है ए वेक्टर पर। तो बी वेक्टर का प्रक्षेप किस पे पड़ेगा ए वेक्टर पर पड़ेगा और ए वेक्टर का प्रक्षेप बी वेक्टर पर पड़ेगा। तो मैं समझा देती हूँ आपको इसे। देखिए कोई दिष्ट रेखाखंड है ओ ए, जिसे हमने मान लिया ए वेक्टर के बराबर। दूसरा दिष्ट रेखाखंड है ओ बी वेक्टर, जिसे हमने मान लिया वी वेक्टर के बराबर। बी से यहाँ पर हमने प्रक्षेप डाला तो क्या हो गया बी एन हो गया, और ए से ओ बी वेक्टर पर हमने प्रक्षेप डाला तो वो कितना हो गया ए एम हो गया। एक ध्यान रखिएगा, प्रक्षेप के ऊपर हम वेक्टर नहीं लगाएंगे। वेक्टर किस स्थिति में लगाना है वो मैं आपको बताऊंगी, जब हम प्रक्षेप का भी वेक्टर निकालेंगे तो लगाएंगे। ठीक है, बी से ओ ए वेक्टर पर प्रक्षेप डाला हमने, लंब डाला, और ए से ओ बी वेक्टर पर प्रक्षेप डाला यानी लंब डाला। ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, जैसे हमने पहले लिया था। अब हम यहाँ से प्रक्षेप निकालेंगे, तो देखिए जो हमने माना है वो पहले लिख देते हैं। तो ओ ए वेक्टर बराबर कितना लिख दिया हमने ए लिख दिया, ओ बी वेक्टर बराबर बी लिख दिया। अभी हमने अदिश गुणनफल पढ़ा है, वहाँ पर हमने क्या पढ़ा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। इसे दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब हम लेके चल रहे हैं त्रिभुज ओ ए एम। हमें कॉस थीटा निकालना आता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो ओ ए एम में अगर हम कर्ण देखें तो क्या होगा ओ ए होगा 90 डिग्री के, सामने वाला लंब क्या होगा ए एम होगा, और आधार क्या होगा ओ एम होगा। तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा ओ एम बटा ओ ए। यहाँ से यदि हम ओ एम लिखना चाहें तो ओ ए का इधर पक्षांतरण हो जाएगा और ओ एम बराबर आ जाएगा ओ ए कॉस थीटा। अब ओ एम है क्या ये देख लेते हैं हम। ओ एम है ओ ए वेक्टर का ओ बी वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप। जैसे अभी मैंने आपको समझाया था, ये कोई वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। अगर हमें ओ बी वेक्टर का ओ ए वेक्टर पर प्रक्षेप देखना है, ऐसे लंबी लंबी रेज आएंगी, मान लीजिए वो किरणें यहाँ तक आ रही हैं, तो जो यहाँ तक रहा वो ही तो प्रक्षेप हुआ। ऐसा नहीं कि हम पूरे ओ ए को इसका प्रक्षेप कह देंगे, जहाँ तक इसकी किरणें आ रही हैं उसे ही हम प्रक्षेप कहेंगे। तो जो ओ ए वेक्टर है
उसकी ओ बी वेक्टर पर किरणें कहाँ तक जा रही हैं, ओ से लेकर एम तक। तो ओ एम क्या हो जाएगा, प्रक्षेप हो जाएगा किसका, ओ ए वेक्टर का। किसकी दिशा में, ओ बी वेक्टर की दिशा में। अब ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए की वैल्यू, ओ ए वेक्टर की वैल्यू तो हमारे पास है, ओ ए वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास में ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए वेक्टर। तो जब हम ओ ए निकालेंगे, ओ ए यानी इसका परिमाण होगा, तो वो कितना निकल के आएगा, मॉड ए वेक्टर, और कॉस थीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसी प्रकार हम दूसरे त्रिभुज में देख लेते हैं। दूसरा त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज ओ बी एन। यहाँ से भी जब हम ओ एन निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, ओ बी कॉस थीटा। उसी प्रकार निकालेंगे जैसे हमने त्रिभुज ओ ए एम में निकाला। ओ एन क्या है, प्रक्षेप है किसका, ओ बी का। ये तो मैं आपको 2 बार समझा चुकी हूँ। ओ एन क्या है, प्रक्षेप है ओ बी का, किसकी दिशा में, ओ ए वेक्टर की दिशा में। तो वो ही लिखा मैंने, ओ एन बराबर क्या लिखा, ओ बी वेक्टर का ओ ए वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप। अब ओ बी क्या है हमारे पास, मॉड बी वेक्टर। क्यों, क्योंकि ओ बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर था। तो जब हम ओ बी निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे, तो मॉड बी वेक्टर हो जाएगा, और कॉस थीटा इसके साथ पहले से लिखा हुआ है। अब जो हमने वैल्यूज़ निकाली उन्हें हम रख देते हैं समीकरण 1 में। रखेंगे कैसे, समीकरण 1 में है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। मैंने क्या किया, बी वेक्टर का मॉड और कॉस थीटा को एक साथ ब्रैकेट में लिख दिया। अब गौर से देखिए, मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा हमने किसके बराबर निकाला है, ओ एन के बराबर। तो मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ एन लिख सकते हैं। तो मैंने ओ एन लिख दिया है यहाँ पर। यहाँ से अगर हम ओ एन निकालें तो मॉड ए वेक्टर का पक्षांतरण हो जाएगा, ओ एन बराबर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। अब हम सभी जानते हैं कि ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर बराबर होता है ए कैप के। पढ़ा है हमने मात्रक सदिश, तो हमने ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर बराबर लिख दिया ए कैप। बीच में डॉट था, अदिश गुणनफल था, तो डॉट को हमने लगा दिया। सदिशों के गुणनफल में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डॉट का भी बहुत महत्व है। डॉट को अगर आप क्रॉस लिख दोगे तो सारी परिभाषा ही बदल जाएगी उसकी। और ओ एन था क्या, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप। यहाँ पर लिखा था हमने ओ एन बराबर ओ बी वेक्टर का ओ ए वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप। ओ बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, और ओ ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर। इसी प्रकार हम ओ एम भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर रख देंगे हम मॉड ए वेक्टर कॉस थीटा बराबर कितना रख देंगे, ओ एम, और वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। इन दोनों सूत्रों को नोट कर लीजिएगा, काम आएंगे आपके, और सारी डेरिवेशन भी आपको नोट करनी है। ओ एम बराबर कितना आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी वेक्टर। क्या है ये, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। सूत्र हमें ध्यान कैसे रखना है, अगर आप ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप निकाल रहे हो तो जिस पर प्रक्षेप निकाल रहे हो उसका मॉड बटे में आएगा। जैसे यहाँ पर आप ए वेक्टर पर प्रक्षेप निकाल रहे हो तो बटे में मॉड भी किसका ही आएगा, ए वेक्टर का ही आएगा। बाकी ऊपर तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ही। आगे देखिए, अब जो अभी भी हमने अदिश गुणन पढ़ा, क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। उसके कुछ गुणधर्म में, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहली है क्रम विनिमयता। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। अगर हम ए बी को बी ए लिख दें तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब जब ए बी कॉस थीटा है तो वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बराबर है, तो बी ए कॉस थीटा होगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसका अर्थ ये हुआ कि चाहे हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालें और चाहे हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालें, दोनों की वैल्यू कैसी आएगी, समान आएगी। दूसरा देखिए, साहचर्यता। साहचर्यता का गुणधर्म क्या कहता है,
कि यदि किसी अदिश राशि को हम ए वेक्टर के साथ गुणा करके और फिर बी वेक्टर के साथ डॉट कर दें या फिर इस प्रकार कर दें या फिर इस प्रकार कर दें तो तीनों की वैल्यू कैसी आएगी? समान आएगी। अगला है बंटनता। बंटनता का गुणधर्म ये कहता है कि यदि इस प्रकार लिखा हो तो ए वेक्टर को हम बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करके उसी प्रकार ए वेक्टर का सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल। इसी प्रकार हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे यूज़ में आएंगी, लिख लीजिएगा इन्हें। आगे देखिए, घटकों के पदों में दो सदिशों का अदिश गुणनफल। घटक क्या होते हैं? एक्स वाई जेड। यहाँ पर हमने एक्स वाई जेड की जगह क्या लिया है? A1 A2 A3 और बी वेक्टर के लिए क्या लिया है? B1 B2 B3। तो हमने दो वेक्टर मान लिए, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, और उन्हें घटकों के रूप में हमने लिख दिया। इसके घटक हमने माने A1 A2 A3 और बी वेक्टर के घटक हमने माने हैं B1 B2 B3। अब देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर की वैल्यू रख दी, बीच में डॉट लगा दिया और बी वेक्टर की वैल्यू रख दी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, जैसे हम नॉर्मल गुना करते हैं वैसे ही किया है, A1 का B1 से और आई कैप डॉट आई कैप, बीच में डॉट है ना तो वो तो लगाना आवश्यक है हमें। तो अदिश राशियों के बीच में तो डॉट लगेगा ही नहीं, जैसे यहाँ पर A1 और B1 अदिश है, कोई दिशा नहीं है इनकी, तो हमने लिख दिया अलग, और आई कैप और आई कैप के बीच में डॉट लगा के लिख दिया। अब A1 आई का B2 जैसे होगा तो A1 B2 एक साथ लिख दिया और आई और जे के बीच में डॉट लगा के लिख दिया। उसी प्रकार A1 आई का B3 कैसे होगा तो A1 B3 को हमने एक साथ लिख दिया और आई और के को बीच में डॉट लगा के लिख दिया। उसी प्रकार हमने A2J का किया इन तीनों राशियों से गुना और फिर A3K का किया इन तीनों राशियों से गुना। कौन सा गुणन कर रहे हैं हम? अदिश गुणन। ठीक है, यहाँ तक हमने तीनों का गुणा करके लिख दिया, यहाँ तक। आगे देखिए, हमने अभी अभी गुणधर्म पढ़ा था, केसेस पढ़े थे, हमने उसमें निकाला था कि आई कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप बराबर 0। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्रम विनिमयता का पालन हो रहा है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं, तो हम आई डॉट जे को जे डॉट आई भी लिख सकते हैं, जे डॉट के को के डॉट जे भी लिख सकते हैं, के डॉट आई को आई डॉट के भी लिख सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्या निकाला था हमने? आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर 1। तो देखिए 1 कौन कौन से रहेंगे? जहाँ पर आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के लिखा हुआ है, बाकी सभी क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। तो एक तो ये वाला है जहाँ पर आई डॉट आई है, आई डॉट आई बराबर 1 हो जाएगा, क्या बचेगा? A1 B1। अब देखिए ये है जहाँ पर जे डॉट जे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? A2 B2। और एक ये है जहाँ पर के डॉट के लिखा हुआ है, तो क्या बचेगा यहाँ पर? A3 B3। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या निकल के आया? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो जब भी हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकाल रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो वो किसके बराबर होगा? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, जहाँ पर ये सब क्या है? इन दोनों सदिशों के घटक हैं। A1 A2 A3 ए वेक्टर के घटक हैं और B1 B2 B3 बी वेक्टर के घटक हैं। अब एक छोटा सा नोट है, देखिए यदि ऐसा हो जाए कि सदिश समान हो जाए, समान होंगे तो दूसरा वेक्टर भी क्या होगा? ए वेक्टर ही होगा। तो हमने वो ही लिखा है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमने ज्ञात किया है। ए वेक्टर की वैल्यू अभी मैंने लिखी थी ऊपर, वही लिखी है हमने, डॉट यहाँ पर भी ए वेक्टर की वैल्यू लिखी है। अब देखिए वही अंदर गुणा होगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है,
क्यों? क्योंकि i डॉट आई, j डॉट जे और k डॉट के वाली राशियाँ ही बचेंगी हमारे पास में, बाकी तो शून्य ही होनी है। तो जब हम a1i का a1i से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? a1 i डॉट आई तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर कब आएगा? जब हम a2 का a2 से करेंगे, और यहाँ पर कब आएगा? जब हम a3 का a3 से करेंगे। a1 गुना a1 क्या हो जाएगा? a1 स्क्वायर। a2 गुना a2 क्या हो जाएगा? a2 स्क्वायर। a3 गुना a3 हो जाएगा a3 स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये अदिश राशियाँ हैं, इनके बीच में कोई डॉट नहीं है। हम सदिशों का पढ़ रहे हैं तो सदिशों के बीच में ही लगा मिलेगा। और यहाँ से a वेक्टर डॉट a वेक्टर क्या हो जाएगा? a वेक्टर का स्क्वायर, और इस पूरे को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि a वेक्टर बराबर क्या होता है? a1i a2j कैप प्लस a3 k कैप। तो जब हम मॉड निकालेंगे कितना निकल के आएगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। तो ये किसके बराबर है? a वेक्टर के स्क्वायर के। जब हम मॉड का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर ही बचेगा हमारे पास, प्लस में ही आना है वो। तो a स्क्वायर बराबर क्या आ गया? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। यहाँ से ये कैसे लिखा मैंने? मॉड a वेक्टर को ये लिख सकते हैं हम, तो a स्क्वायर हो जाएगा। अगला देखिए, दो सदिशों के मध्य कोण। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं। a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर होता है मॉड a वेक्टर मॉड b वेक्टर कॉस थीटा। वहाँ से हम पक्षांतरण करके कॉस थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड a वेक्टर मॉड b वेक्टर। अब देखिए a वेक्टर अपॉन मॉड a वेक्टर क्या होता है? a कैप, इकाई सदिश होता है। उसी प्रकार b वेक्टर अपॉन मॉड b वेक्टर क्या होता है? b कैप। तो हमने इन्हें मात्रक सदिशों के रूप में लिख दिया, बीच में डॉट था तो डॉट लगा दिया, यानी हम इससे ये भी लिख सकते हैं। अब जैसे हमने अभी किया था, a वेक्टर को किसके बराबर लिखा था? a1i प्लस a2j प्लस a3k, और b वेक्टर को b1i प्लस b2j प्लस b3k। उसी प्रकार करेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में। a वेक्टर की वैल्यू रख देंगे हम, रख दी, बीच में डॉट था डॉट लगा दिया, b वेक्टर की वैल्यू रख दी। अपॉन में आ जाइए मॉड a वेक्टर, इसका मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा? रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। आगे क्या है? मॉड b वेक्टर। मॉड b वेक्टर निकालेंगे यानी यहाँ से, तो इसका मॉड क्या निकल के आएगा? रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। कॉस थीटा क्या निकल जाएगा यहाँ से? देखिए इनका डॉट प्रोडक्ट हम निकाल चुके हैं पहले ही। कितना निकल के आया था? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अपॉन में जो यहाँ पर था वही हमने यहाँ पर लिख दिया। तो दो सदिशों के मध्य कोण निकालने का सूत्र हमारे पास आ गया। कॉस थीटा बराबर a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। अब देखिए यदि दो सदिश लंबवत है तो हमारी कंडीशन क्या निकल के आई थी? a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0, और यहाँ पर a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या निकल के आया है? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। तो दो सदिश लंबवत कब होंगे? जब a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 बराबर 0 निकल के आए, या फिर अगर ये कंडीशन निकल के आती है तो हम कह देंगे कि दिए गए दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं। फाइनल देखिए हमारा टॉपिक, किसी सदिश b वेक्टर के सदिश a वेक्टर के अनुदिश एवं इसके लंबवत दिशा में घटक, यानी हमें a वेक्टर के अनुदिश घटक निकालना है और इसकी लंबवत दिशा में भी घटक निकालना है। अनुदिश कौन सा है? OM वेक्टर, और लंबवत कौन सा है? MB वेक्टर। तो
ओ ए वेक्टर बराबर कितना माना हमने, ए वेक्टर। ध्यान रखिएगा ए वेक्टर ओ एम वेक्टर की वैल्यू नहीं है, ओ ए वेक्टर की वैल्यू है। ओ बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर, और जो बी एम है वो ओ ए की लंबवत है। त्रिभुज नियम पढ़ा है हमने सदिश योग में, तो त्रिभुज नियम लगा देंगे हम यहाँ पर। देखिए इसकी दिशा दर्शा दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ओ एम वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर। त्रिभुज नियम था क्या, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं ए वेक्टर और बी वेक्टर द्वारा दर्शाई गई हो, यानी दो सदिश हो, तो उन दोनों का योग तीसरी जो भुजा है, जो कैसी होनी चाहिए, विपरीत दिशा में होनी चाहिए, उन दोनों से, उन दोनों द्वारा दर्शाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समान दिशा वाली कौन कौन सी हैं, ओ एम वेक्टर और एम वी वेक्टर, और विपरीत दिशा वाली कौन सी है, ओ बी वेक्टर। ये नहीं कि ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो इन दोनों को जोड़ के हम इसके बराबर लिख देंगे, हमें दिशा का ध्यान रखना आवश्यक है। आप ये देखिए कि समान दिशा वाले दो सदिश कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से हैं, ओ एम वेक्टर और एम बी वेक्टर, और ओ बी वेक्टर की दिशा इन दोनों से विपरीत है, तो ओ एम वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ओ बी वेक्टर, वो लिखा हमने। ओ बी वेक्टर किसके बराबर है, वी वेक्टर के। अब देखिए ओ एम क्या है, ओ बी वेक्टर का ओ ए वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप, पर हम खाली ओ एम नहीं निकाल रहे, हम क्या निकाल रहे हैं, ओ एम वेक्टर, यानी प्रक्षेप का सदिश निकाल रहे हैं, वेक्टर निकाल रहे हैं। तो जब भी हम वेक्टर निकालेंगे तो दिशा तो दर्शानी पड़ेगी हमें, तो हमने क्या किया, जो प्रक्षेप था, प्रक्षेप क्या था, ओ एम, उसे लिखेंगे, और इसकी दिशा में जो एकांक सदिश होगा उसे लिखेंगे। ए वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश क्या होगा, ए कैप। ठीक है, आगे जैसे हमने पहले निकाला था त्रिभुज ओ बी एम में कॉस थीटा बराबर निकाला था, वहाँ से ओ एम निकाला था, वो ही निकाला है हमने। ओ एम बराबर कितना निकल के आएगा, बी कॉस थीटा। बार बार कराने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है कि ओ एम और ओ एन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बी लिखा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, और साथ में ए कैप, दिशा चलती आ रही है इसकी। आगे देखिए, यहाँ तक समझ लिया है हमने, बी से बी कट जाएगा, ये बचेगा ए कैप बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए कैप बराबर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर, तो वो ही करेंगे हम यहाँ पर, ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर लिख देंगे। मॉड ए वेक्टर को हम ए के बराबर भी लिख सकते हैं, ए का ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर। अब समीकरण एक देखते हैं, समीकरण एक क्या थी, समीकरण एक थी ओ बी वेक्टर बराबर ओ एम वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर, तो हमने वहाँ से एम बी वेक्टर लिख दिया, कितना आएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर। ओ बी वेक्टर की वैल्यू बी वेक्टर है और ओ एम वेक्टर की वैल्यू अभी हमने निकाली, तो दोनों वैल्यूज़ आ गई हमारे पास में। क्या निकाल रहे थे हम, ए वेक्टर के अनुदिश और ए वेक्टर के लंबवत दिशा में घटक, दो सदिश थे, ये वेक्टर था, ये बी वेक्टर, ओ एम ए बी, और सॉरी यहाँ पर बी था, ओ ए वेक्टर की दिशा में घटक क्या था, ओ एम वेक्टर, वो निकाल लिया हमने, और इसकी लंबवत क्या है, एम बी वेक्टर, वो भी निकाल लिया हमने। तो जो हमारे प्रश्नावली 13.1 के एग्जाम्पल्स हैं, इंट्रोडक्शन है, वो यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो को सॉल्व करने से पहले इन फॉर्मूलों को अच्छे से पढ़ के आइएगा ताकि हमें समझने में कोई भी परेशानी ना हो। धन्यवाद।